हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमी स्टूडियोज। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट गिव रीज़न क्वेश्चन ऑफ क्लास 12 बायोलॉजी। वीडियो पे बने रहिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है, अ सिंगल पी प्लांट इन योर गार्डन प्रोड्यूस पॉट्स विथ वेएबल सीड्स बट द इंडिविजुअल पपाया प्लांट डज नॉट, एक्सप्लेन। क्या होता है कि जो पी प्लांट होता है उसमें बोथ मेल और फीमेल फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, सेम प्लांट में ही, जिस वजह से जो हमारा सीड्स प्रोड्यूस होता है वो विएबल प्रोड्यूस होता है। उसमें वेरिएशन देखने को मिलता है आफ्टर सेल्फ पॉलिनेशन। बट जो हमारा पपाया प्लांट है उसकी वो तो आइदर या तो मेल हो सकता है नहीं तो फीमेल हो सकता है, ठीक है। मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स, दैट इज each plant is either male or female. Thus, a single papaya plant cannot produce viable seeds. Question 2. A male honeybee has 16 chromosomes whereas its female has 32 chromosomes. Give one reason. It is because of a haplodiploidy, which is a sex determination system in which males depend on parthenogenetically from unfertilized egg, are haploid, and females develop from fertilized egg and are diploid. मेल बेसिकली जो है वो अनफर्टिलाइज्ड एग से डेवलप होते हैं, इस वजह से वो हाइप्लॉइड होते हैं, और फीमेल्स जो होती है वो फर्टिलाइज्ड एग से डेवलप होती है, इसलिए वो डाइप्लॉइड होती है। और इसी वजह से जो मेल हनी बी है उसका 16 क्रोमोसोम उसके पास होता है और फीमेल के पास 32 क्रोमोसोम होता है। Out of many papaya plants growing in your garden, only a few bear fruit. Give reason. बहुत सारी पपाया प्लांट हमारे गार्डन में देखने को मिलती है बट कुछ ही फ्रूट बियर कर पाती है, इसका क्या रीज़न है? ऐसा होता है बिकॉज ऑफ द नेचुरल एबॉर्शन ऑफ फीमेल प्लांट, जो कि पॉलिनेट ही नहीं हो पाया। वो जो हमारा प्लांट है वो पॉलिनेट ही नहीं हो पाया, जिस वजह से वो फ्रूट बियर ही नहीं कर पाता। You will write, it is due to natural abortion of a female flower that has not been pollinated and therefore failed to develop into a fruit. Next question है, how do organic farmers control pest? Give two example. ऑर्गेनिक फार्मर्स जो होते हैं वो कौन कौन से मेथड्स यूज़ करते हैं जिस वजह से वो पेस्ट्स को कंट्रोल कर पाते हैं, हमें दो एग्जांपल दे के बताना है। ऑर्गेनिक फार्मर क्रिएट ए सिस्टम where the insects are not eradicated but are kept at manageable levels by a complex system within living and vibrant ecosystem. It is a holistic approach. Example इसका है, the ladybird and dragonflies are useful to get rid of aphids and mosquitoes respectively. Bacillus thuringiensis are used to control butterfly. बेसिकली ऑर्गेनिक फार्मर्स एक सिस्टम यूज़ करते हैं जिसमें इंसेक्ट्स को डायरेक्टली इरेडिकेट नहीं किया जाता है, बट वो इस टाइप से मैनेजेबल वे में इसको यूज़ करते हैं, जैसे कि अगर लेडी बर्ड है और ड्रैगन फ्लाइज है तो वो ऑटोमेटिकली एफिड्स और मॉस्क्यूटोज का को हटा देगी, ठीक है, बिकॉज उसी के ऊपर वो कंज्यूम करेगी उसी चीज़ को, तो उस वजह से ऑलरेडी इसका जो लेवल है वो कम हो जाएगा। इस तरीके से यूज़ करके ये अब पेस्ट्स को अवे करते थे अपने क्रॉप्स से। इन द सेम वे बैसिलस थ्रुंगिएंसिस ये एक टाइप का बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड है जो कि हमें हेल्प करता है टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, इन सर्टेन सीजन्स वी स्वेट प्रोफ्यूजली वाइल इन सम अदर सीजन वी सीवर, एक्सप्लेन। कुछ सीजन में हम स्वेट करते रहते हैं कंटिन्यूअसली और कुछ सीजन में हम सिवर करते हैं, ऐसा क्यों होता है, एक्सप्लेन। बेसिकली मैमल्स आर एबल टू मेंटेन होम्योस्टेसिस मीन्स विच इंश्योर्स कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। मीन्स ये जो चीज़ है कि हम किसी सीज़न में स्वेट करते हैं प्रोफ्यूजली, किसी सीज़न में हम सिवर करते हैं, ये डिपेंड बेसिकली करता है हमारे बॉडी टेम्परेचर पे, और जो हमारा आउटसाइड इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है वो कैसा है इस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। लाइक इन समर द आउटसाइड बॉडी टेम्परेचर इज हायर देन द बॉडी टेम्परेचर, हेंस स्वेटिंग कॉजेज कूलिंग बाय इवापोरेशन ऑफ स्वेट। समर में हमारा जो आउटसाइड इन्वायरमेंट का टेम्परेचर रहता है वो ज़्यादा रहता है इन कंपैरिजन टू द बॉडी टेम्परेचर। इस वजह से हमारा बॉडी स्वेट करता है ताकि हमारा बॉडी का जो होम्योस्टेसिस है, जो बॉडी टेम्परेचर का लेवल है वो सही रहे, क्योंकि अगर स्वेटिंग होगा तो इट विल कॉज कूलिंग बाय इवापोरेशन ऑफ द स्वेट।
सेम इन विंटर जो हमारा आउटसाइड टेम्परेचर रहता है वो कम रहता है इन कंपैरिजन टू द बॉडी टेम्परेचर। सो इसीलिए सिवर हम लोग करते हैं ताकि जो हीट हो वो प्रोड्यूस हो हमारे बॉडी के अंदर। और थर्ड है बोथ द अबव एक्सरसाइजेज हेल्प टू रेगुलेट आवर बॉडी टेम्परेचर। Next question is plant that inhabit a rainforest are not found in wetland. Explain. Plant inhabiting a rainforest are not adapted to survive in aquatic condition or wetland. Plants are conformers. They are stenothermal. They cannot maintain a constant internal environment or temperature. The osmotic concentration of their body fluid affects the kinetics of enzymes through basal metabolic activity. सो बेसिकली इसमें आपको पूछा गया है कि जो प्लांट है ऑफ अ रेन फॉरेस्ट वो आपको वेटलैंड में या फिर एक्वेटिक कंडीशंस में सरवाइव करते हुए नहीं दिखेंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो प्लांट रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं वो स्टेनोथर्मल होते हैं। वो एक कांस्टेंट इंटरनल टेम्परेचर हर टाइम पे मेंटेन करके नहीं रख सकते। इस वजह से जो होता है वो वेटलैंड में सरवाइव नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है ऑन व्हाट बेसिस इज द स्किन कलर इन ह्यूमंस कंसिडर्ड पॉलीजेनिक। सो स्किन कलर्स जो होता है ह्यूमन में वो बहुत सारे जीन्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है विद देयर ओन एलिलीज। सो स्किन कलर जो है बहुत सारे जीन्स से कंट्रोल होता है, तो इसी पे डिपेंड करता है हमारा मेलानिन का प्रोडक्शन। और जितना ज़्यादा मेलानिन आपके बॉडी के अंदर रहेगा उतना आपका जो स्किन टोन होगा वो डार्क होगा, और जितना कम रहेगा उतने आप वाइट दिखोगे। सो यू विल राइट द स्किन कलर इन ह्यूमंस इज कंट्रोल्ड बाय मेनी जीन with their own alleles which control production of melanin in human skin. Next, how is lactic acid bacteria beneficial to us other than helping in curdling of milk? So, lactic acid bacteria are beneficial in checking the growth of disease causing microbes in stomach. Next हमसे पूछ रहा है why do children cured by enzyme replacement therapy for एडेनोसाइन डाइअमाइनेज डिफिशियंसी नीड अ पीरियोडिक ट्रीटमेंट। से पूछ रहा है कि अगर कोई बच्चा है उसको एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी किया गया है फॉर द डिजीज एडेनोसाइन डी अमाइनेज डिफिशियंसी, उसको पीरियोडिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ऐसा इसलिए होता है कि जिस चिल्ड्रन को एडीए डिफिशियंसी है उसको पीरियोडिक ट्रीटमेंट चाहिए, बिकॉज ये कम्प्लीटली क्योरेबल मेथड नहीं है। अगर हम लोग एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी यूज़ करते हैं तो ये कम्प्लीटली क्योरेबल मेथड नहीं है कि इससे पूरी तरह तरीके से ये डिजीज़ कम्प्लीटली और परमानेंटली ठीक हो जाए। सो इसमें आप लिखोगे चिल्ड्रन क्योर्ड बाय एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी फॉर अ एडेनोसिन डी अमाइनेज डिफिशियंसी नीड अ पीरियोडिक ट्रीटमेंट बिकॉज it is not a completely curable method. In this method, the lymphocytes are retrieved from the blood of the patient. These lymphocytes are then grown in a cultural medium. The lymphocytes are then incorporated with functional ADA, that is cDNA, using a retroviral vector. Since the lymphocytes have a definite life cycle, there is a need for periodic transfusion of genetically engineered lymphocyte to the patient. Next question is state the reason for the increased population of dark colored moths coinciding with the loss of lichens during industrialization period in England. So हमें एक रीज़न स्टेट करना है कि क्यों डार्क कलर्ड मॉथ्स जो है वो इंक्रीज हो गया है विद द लॉस ऑफ lichens during industrialization period in England. So this is because the deposition of soot and smoke caused the tree trunks to become darker after industrialization. Hence, the number of dark moths increased as they were not easily visible to the predators, while all white winged ones are easily picked up by the predators. Thus, light colored ones failed to survive, and dark ones were selected by the natural selection or survival of the fittest. फिर पूछ रहे हैं हमसे अ जेनेटिसिस्ट इंटरेस्टेड इन स्टडिंग वेरिएशन एंड पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग बींग्स प्रेफर टू चूज ऑर्गेनिज्म फॉर एक्सपेरिमेंट विथ शॉर्टर लाइफ साइकिल। तो इसके लिए हमें रीज़न प्रोवाइड करना है। सो ये तो हमने बहुत बार पढ़ा है, अपने चैप्टर नंबर 5 में बार बार इसे पढ़ा होगा।
और इसको थोड़ा ट्विस्ट करके पूछ दिया गया क्योंकि हमें तो उस टाइम एग्जैक्ट दिया गया था कि पी प्लांट जो है उसको क्यों प्रेफर करते हैं। तो उसमें हमने मेंशन किया था कि उसका शॉर्ट लाइफ साइकिल है, तो इसमें हमें बहुत सारे वेरिएशंस देखने को मिलेंगे और बहुत सारे जनरेशंस को हम स्टडी कर पाएंगे। सो उसी को आप अपने वर्ड्स में भी बना के इसमें लिख सकते हो। सो लेट्स सी व्हाट इज मेंशनड ओवर देयर। A geneticist interested in studying variation and pattern of inheritance in living beings prefers organisms having shorter life cycle, as he will be able to study to detect variations that occur and inherit from one generation to another. Also, many generations can be obtained in a shorter time. Means अगर आपके जनरेशन का एज साइकिल ही कम है, मतलब कि लाइफ साइकिल अगर आपका कम रहेगा, मान लो कि आपका है जैसे अभी हम लोग का है कि 80 प्लस तक कोई भी रह सकता है। सो हमें 80 के अंदर ही बर्थ हो गया, फिर हम एक न्यू ऑर्गेनिज्म को बर्थ देंगे, इस टाइप का जो हमारा वेरिएशन होगा वो इन अ कंप्लीट लाइफ साइकिल 80 तक ही हो जाएगा। सो इसी तरह अगर किसी भी प्लांट का शॉर्ट लाइफ टाइम है तो वो जितना भी वेरिएशन होगा, जितना भी जनरेशन्स होगा, वो उसी लाइफ टाइम के अंदर वो वेरिएशंस देखने को मिलेगा। सो जितना कम रहेगा उतना हमारे लिए प्रॉफिटेबल रहेगा, अगर हमें डिफरेंट पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस या वेरिएशन स्टडी करना है। सो इसीलिए हम लोग ऐसे ऑर्गेनिज्म को चूज करेंगे जिसका लाइफ साइकिल जो है वो शॉर्टर है। इसीलिए मेंडल ने पी प्लांट को चूज किया था। Indiscriminate diagnostic practices using X-ray should be avoided. Give one reason. सो इनडिस्क्रिमिनेट डायग्नोस्टिक प्रैक्टिस जो है यूजिंग एक्सरे वो अवॉइड करना चाहिए, इसका हमें रीज़न देना है। एक्सरे आर आयोनाइजिंग रेडिएशंस दैट मे काउज एडवर्स इफेक्ट इन चिल्ड्रन इन द फॉर्म ऑफ म्यूटेशन। द म्यूटेशन कैन अल्टर द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, सो द कॉज ऑफ एक्सरे causing म्यूटेशन शुड बी अवॉइडेड। Why Gambusia introduced in drains and ponds? So Gambusia introduced in drains and pond because they feed on mosquito larvae which are responsible for causing malaria. Already the language in these questions are much simpler, तो आपको तो already समझ में आ रहा होगा. That's why I am not explaining it that much. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमसे कि एल्गी और फंगी शिफ्ट क्यों हो जाते हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में अगर कंडीशन एडवर्स है तो। जो फंगी और एल्गी है वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में इसलिए शिफ्ट हो जाते हैं ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशन बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो वेरिएशंस लाता है इंडिविजुअल में। और एल्गी और फंगी में जो जाइगोट है वो डेवलप कर लेता है थिक वॉल, जो कि रेसिस्टेंट होता है कि कोई भी डैमेज जाइगोट को नहीं हो पाएगा अगर कंडीशन कितना भी खराब है, ठीक है। इसीलिए जो स्पीसीज है उसकी कंटिन्यूटी बनी रहती है। दैट्स व्हाई एल्गी एंड फंगी शिफ्ट टू सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ एडवर्स कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे मेंडल पब्लिश्ड हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस इन कैरेक्टर्स इन 1865, बट 1900 तक भी वो अनरिकॉग्नाइज्ड क्यों रहा? इसके क्या रीजंस थे कि इतना डिले हुआ उनके वर्क को एक्सेप्ट करने में? क्योंकि उन्होंने अपना जो इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर था वो अपना वर्क तो 1865 में ही पब्लिश किया, बट 1900 तक भी उस पर कोई भी रिकॉग्नाइजेशन नहीं की गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसके कुछ रीजंस हैं। आपको यहाँ पे 3 रीजंस पूछा गया जो आपको मेंशन करना है। फर्स्ट आप लिखोगे लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड पब्लिसिटी। He published it in a journal that had limited circulation. Second, इसका ये वजह था कि his concept of factors gene as discrete unit that did not blend with each other was not accepted in the light of variation occurring continuity in nature. And third one is mathematical approach. Mendel approach to explain biological phenomenon with the help of mathematics was not accepted. बिकॉज मैथमेटिकल अप्रोच से बहुत सारे साइंटिस्ट एग्री नहीं कर रहे थे, तो इस वजह से डिले हुआ। और उस टाइम उन्होंने जिस जर्नल में अपना ये वर्क पब्लिश किया उसका सर्कुलेशन लिमिटेड था, ज़्यादा लोगों तक वो पहुंच नहीं पाया। बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड पब्लिसिटी ये वर्क जो है वो अनरिकॉग्नाइज रहा बहुत टाइम तक। Now next question is, why are green algae not likely to be found in the deepest strata of the ocean? Green algae are not likely to be found in the deepest strata of ocean because deep inside the sea, presence of sufficient light for photosynthesis and brackish water are not available. So green algae are not present at this level. Instead, algae inhabit littoral zone of the water.
सो अब आपको समझ में आ गया होगा कि उसको सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो अगर वो डीप लेयर में रहेगा तो उसको सनलाइट तो नहीं मिल पाएगी। सो दैट्स व्हाई वो ऊपर लिटोरल ज़ोन ऑफ वाटर में रहता है ताकि वो फूड प्रिपेयर कर पाए। Why is a person with cut and bruises follow an accident administered tetanus antitoxin? Give reason. क्यों किसी पर्सन को अगर कट लग जाती है, ब्रूसेस हो जाती है या फिर कोई एक्सीडेंट उसको हो जाता है तो उसको टीटनस एंटीटॉक्सिन दिया जाता है। इसका क्या रीज़न? टीटनस एंटीटॉक्सिन न्यूट्रलाइज करता है और प्रोवाइड करता है पैसिव इम्यूनिटी टू द बैक्टीरियल टॉक्सिन, और एंटीटॉक्सिन कंटेन्स एंटीबॉडीज अगेंस्ट पैथोजन जो कि अटैक करता है और पैथोजेंस को इनएक्टिवेट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारा पिरामिड ऑफ एनर्जी है वो अपराइट क्यों रहता है? दिस इज द वीबीआई क्वेश्चन, ये आता ही है। सो पिरामिड ऑफ एनर्जी है वो हमें शो करता है क्या, तो टोटल क्वांटिटी ऑफ एनर्जी यूज्ड बाय ईच ट्रॉपिक लेवल इन अ गिवन फूड चेन। एंड एनर्जी पिरामिड वो हमेशा अपराइट इसलिए रहता है बिकॉज टोटल क्वांटिटी ऑफ एनर्जी अवेलेबल फॉर यूटिलाइजेशन एज अपर ट्रॉपिक लेवल इज लेस देन द एनर्जी अवेलेबल एट लोअर लेवल। कहने का मतलब ये है कि जो एनर्जी अवेलेबल रहता है यूटिलाइज करने के लिए वो अपर ट्रॉपिक लेवल पे लेस होता है इन कंपैरिजन टू लोअर ट्रॉपिक लेवल। इसीलिए अपराइट हमारा एनर्जी लेवल बना रहता है। और ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ऑफ द 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर क्या कहता है कि ओनली 10% ऑफ द टोटल एनर्जी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर, and when energy transmit from one tropic level to the next tropic level, some amount of energy is lost at heat at each step. Eventually it is lost to atmosphere and never goes back to the sun. सो नाउ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिपीटिंग क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है कि हमें एक्सप्लेन करना है कि वेरी स्मॉल एनिमल्स जो है वो पोलर रीजन में रियरली क्यों मिलते हैं। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज लॉस ऑफ बॉडी हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। स्मॉल एनिमल जो होते हैं उनका जो है वो एरिया तो रहता है कम इन कंपैरिजन टू द आउटसाइड एरिया, क्योंकि बाहर का तो एरिया बहुत 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 ज़्यादा है। स्मॉल एनिमल्स हैव लार्ज सरफेस एरिया एज कम्पेयर टू देयर वॉल्यूम। तो जितनी उनकी वॉल्यूम है उस कंपैरिजन में जो एरिया पे वो है वो तो बहुत ज़्यादा हो गया। इस वजह से जो बॉडी हीट है वो रैपिडली जाती है कोल्डर एरिया में, ठीक है। तो उनका जो होता है क्योंकि बाहर का एनवायरनमेंट तो बहुत कोल्ड है, उनके बॉडी टेम्परेचर जो है वो इजीली जो है अपना हीट लूज़ करेगा और कोल्ड एरिया में जाएगा, और जो बाहर का एरिया है वो बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू देयर वॉल्यूम। इस वजह से जो उनका बॉडी हीट है कोल्ड एरियाज़ में बहुत जल्दी लॉस हो जाएगा, जिस वजह से उनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग होगा कि वो वहाँ पे सर्वाइव करें। Loss of body heat is directly proportional to surface area. Small animal have large surface area as compared to their volume. They lose body heat rapidly in cold areas. Loss of body heat in cold areas can create challenge to their survival. That is why very small animals are rarely found in polar areas. Now आपसे next question पूछ रहा है कि एक anther है। An anther with malfunctioning tapetum often fails to produce viable male gametophyte. Give one reason. First of all हमारा tapetum क्या होता है? tapetum हमारा माइक्रोस्पोरेंजिया का जो उसमें तो 4 वॉल लेयर्स होते हैं। सबसे इनर मोस्ट वॉल लेयर जो होता है ना वो टेप्टम होता है, ठीक है। टेप्टम का बेसिकली फंक्शन होता है टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू द पॉलन ग्रेन, ठीक है। टेप्टम माल फंक्शनिंग, अगर टेप्टम की जो माल फंक्शनिंग हो जाए तो वो रिजल्ट करेगा इनसफिशिएंट न्यूट्रिशन टू द पॉलन ग्रेन। और जब टेप्टम की कमी हो जाए, जब न्यूट्रिशन ही पॉलन ग्रेन को नहीं मिल पाएगा तो वो एबल ही नहीं होगा कि वो प्रोड्यूस करे मेल गैमेटोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है व्हाई शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल्स बिटवीन टू इंडिविजुअल्स इज नॉट रेकमेंडेड। क्यों इंजेक्शन नीडल्स जो है जो हमें शेयर किसी के साथ नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर एक इंडिविजुअल को हमने लगा दिया तो दूसरे को वो इंजेक्शन नीडल से हमें उस इंजेक्शन नीडल को यूज़ नहीं करना चाहिए। तो ऐसा इसलिए होता है बिकॉज शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल्स बिटवीन टू इंडिविजुअल्स कुड लीड टू ट्रांसफर ऑफ ब्लड बॉर्न डिजीजेस, दैट इज HIV फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है ऑर्गेनिक फार्मर्स जो होते हैं यूज़ करते हैं ट्राइकोडर्मा एंड बैक्यूलोवायरस एज बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स। ये हमें एक्सप्लेन करना है ऐसा क्यों यूज़ करते हैं। बैक्यूलोवायरस हैव डबल स्ट्रैंडेड DNA दैट हैव स्पेसीज स्पेसिफिक इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज।
वो किल करते हैं इंसेक्ट्स को और एंथ्रोपॉड्स को। और ट्राइकोडर्मा जो है वो मोस्ट वाइडली यूज होता है एज फंगल बायो कंट्रोल एजेंट्स अगेंस्ट फंगल डिजीजेस ऑफ पल्सेस, ग्रैप्स, कॉटन, अनियन, कैरेट, पीस, पल्म्स, मेज, एप्पल्स एक्सेट्रा। सो इसलिए इनको यूज किया जाता है बिकॉज ये बायो कंट्रोल एजेंट्स है। नाउ क्वेश्चन इज आस्किंग फार्मर जो है ऑप्टन सजेस्ट करते हैं टू यूज द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इन देयर क्रॉप लैंड एज टू इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी। सो हमें बताना है कि फार्मर्स को राइजोबियम यूज करने के लिए क्यों सजेस्ट किया जाता है। ठीक है। सो राइजोबियम जो होते हैं वो लीव करते हैं रूट नोडल्स में ऑफ लेगुमिनस प्लांट और वो हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में इनटू द सॉइल इन यूजेबल फॉर्म विच कैन बी टेकन अप बाय द प्लांट थ्रू देयर रूट, जो कि प्लांट ले सकता है अपने अंदर थ्रू देयर रूट। Hence, they help the plant to get their nutritional requirement of nitrogen, which otherwise will not be possible, जो कि other sense में possible नहीं हो पाएगा। It is only possible through rhizobium, जो कि root nodules में रहता है in of leguminous plant, और ये सॉइल में नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, जिस वजह से जो प्लांट है वो रूट के द्वारा सॉइल से नाइट्रोजन इनटेक कर पाते हैं, जो कि अदर वेज में पॉसिबल नहीं था। और दूसरा हमें बताना है एनाबेना का। सो एनाबेना का क्या है, तो एनोबेना जो है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गी है और यू कैन सी एक बैक्टीरियम है जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करता है इन यूजेबल फॉर्म फॉर प्लांट टू यूटिलाइज देम। दस फार्मर्स को सजेस्ट किया जाता है कि ये इन दोनों को यूज़ करे एंड इम्प्रूव करे क्रॉप के ग्रोथ को और यील्ड को, कि कितना ज़्यादा प्रोडक्शन अच्छा हो। This is our last question of today's video. Mammals are capable of maintaining homeostasis, but very few smaller animal can survive in polar region. Give reason करना है। So mammals के पास 4 chambered heart होते हैं जो कि उन्हें provide करती है great efficiency to the organism and they can afford thermoregulation. However, loss of heat or gain is a function of surface area. सिंस स्मॉलर एरियाज के पास तो जो सरफेस एरिया है, आउटर सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है। ठीक है। बट उनकी जो खुद की वॉल्यूम है वो तो बहुत 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 कम है। सो इसीलिए वो लोग पोलर रीजन में रेयरली मिलते हैं आपको, क्योंकि वो अपना इंटरनल इन्वायरमेंट जो है वो मेंटेन ही नहीं कर पाते हैं। सो इसी टाइप का रिलेटेड क्वेश्चन अभी हमने प्रीवियसली भी किया है। सो बिल्कुल देखो आप किस तरीके से बोर्ड जो है वो रिपीटेड वे में क्वेश्चन तो पूछती है, बस थोड़ा सा ट्विस्ट कर देती है क्वेश्चन को ताकि आप उसे अच्छे से समझ पाओ, थोड़ा अपना माइंड यूज़ करो और तब उसे सॉल्व करो। सो अब आपको आज के वीडियो से हेल्प मिला होगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।